क्या तो हमने थ्रॉम्बिंग का मतलब समझ लिया क्या कि वो थ्रॉम्बिंग में दो चीजें मैंने बोली, सबसे बड़े साइन, ये सबसे बड़ा साइन होता है माइग्रेन का, ये जरूर पकड़ना है आपको। कोई भी माइग्रेन बोले ये दो चीजें पकड़ना है। उसमें थ्रॉम्बिंग में पहला बस्ट की फॉर्म में होगा, एकदम ऐसा नहीं होगा कि हो रहा है तो हो जा रहा है, नहीं। जैसे कोई चांटे मारा ना अपन उनमें, कोई दिए जा रहा है दिए जा रहा है दिए जा रहा है, तो एकदम 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 खींच खींच के जैसा बस्ट के फॉर्म में होगा। और फिर दूसरा सबसे बड़ा चीज पाल्पिटिंग। पाल्पिटिंग का मतलब अगर आपने कभी फील करा हो, जैसे आप रेडियल आर्टरी को पाल्पेट करते हो तो कैसा लगता है, जैसे उठ रही है बंद हो रही है उठ रही है, इसी तरीके से यहाँ की जो ब्रेन्स में जितनी भी आके आसपास की आर्टरी वेन्स होती है ये पाल्पेट करती है भी। तो आप जब भी आपको यूनिलेटरल पेन हो रहा है, जिस साइड पेन हो रहा है, अगर आप उस साइड अपना हाथ रखेंगे तो आसपास का कोई ना कोई रीजन पाल्पेट जरूर कर रहा होगा। एकदम जैसे हिंदी में बोलते हैं तड़कना, कोई चीज पाल्पेट जरूर कर रही होगी, पाल्पेट करेगी, ये बहुत बड़ा साइन है। अब इस पाल्पेशन को याद रखना कि मैंने क्या बोला कि और पाल्पेशन क्यों होगा, ब्लड फ्लो की वजह से। अब वो चाहे वेन्स करे चाहे आर्टरी करे, ब्लड फ्लो की वजह से होगा। तो इस लाइन को याद रखना, आगे आप बहुत बड़ी अच्छी चीज बताने वाला हूँ कि आगे रिसर्च ने इस पे क्या क्या बोलना है, ठीक है। रिसर्च ने इस पे क्या क्या बताया है, माइग्रेन को किस कैटेगरी में डाला है, तो मैं आपको आगे समझाऊंगा माइग्रेन के एंड में, इसलिए ये लाइन याद रखना है भी। ऑनसेट क्या हो सकता है, चाइल्डहुड और अर्ली एडल्ट लाइफ होता है इसका ऑनसेट। 5 to 10% पॉपुलेशन ये अफेक्ट कर चुकी है। और यंगर फीमेल, नॉट फीमेल, यंगर फीमेल, यंगर फीमेल में बहुत कॉमन होता है 2:1 का रेशियो, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, मैं फिर वही बोल चुका हूँ कि फैमिली हिस्ट्री सर 70% केसेस तो फैमिली हिस्ट्री की वजह से ही है, क्योंकि कॉज अननोन है। तो हम सब एक बात याद रखो, जब भी कॉज नहीं पता होता ना तो हम एक कॉज जरूर लगा देते हैं, बोले फैमिली जेनेटिक, समझ रहे। ये आपने बहुत सारी डिसीजेस में देखा भी होगा ये सारी चीजें। अब इसमें एक वर्ड बहुत प्यारा लिखा है, डेट इज ऑरा। माइग्रेन दो चीजों के साथ होता है, या तो ऑरा के साथ होगा या बिना ऑरा के होगा। यानी कुछ लोगों को माइग्रेन है वो ऑरा के साथ होता है, तो ऐसे लोग तो आप बिल्कुल पकड़ लोगे कि ये माइग्रेन के शिकार है। मगर मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो लोग को ऑरा नहीं आता, वो मोस्ट कॉमन है तो आप उनको पकड़ ही नहीं पाते। तो जो जिनको सच में माइग्रेन है उनका समझ नहीं आता, जिनको सच में माइग्रेन नहीं है और कोई प्रॉब्लम, वो अपने आप को माइग्रेन लिए घूमते हैं, इसलिए बहुत कंफ्यूजन होती है। अगर ऑरा हो तो आप 100% क्लियर हो कि भैया माइग्रेन का पेशेंट है, ठीक है ना। और एक चीज हमेशा याद रखना, जिस चीज का रीजन नहीं पता, जिस चीज को डायग्नोस नहीं कर पाओ, उस चीज का प्रॉपर कभी ट्रीटमेंट भी नहीं होता। तीन चीजें हमेशा याद रखो, जिस चीज का आपको कॉज नहीं पता प्रॉपर, आप उसका प्रॉपर कभी डायग्नोस नहीं कर पाओगे, आप उसका प्रॉपर कभी ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे, फिर आप उसके सिम्टम्स पे ट्रीटमेंट करोगे। यानी अगर मैं बोलूं कि अगर माइग्रेन की कोई मेडिसिन आती है जो माइग्रेन ठीक कर दे, बिल्कुल नहीं आती। तो फिर बोले इसके सिम्टम्स पे काम करती है, कि जो सिम्टम्स है, आगे एक रिसर्च बताऊंगा अभी आगे चल के, फिर हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो माइग्रेन वॉइस ब्रेक और हो रही है, मैं और ठीक है ट्राई करता हूँ फिर से बताना। हाँ, माइग्रेन विद ऑरा, ऑरा का मतलब क्या है, ऑरा का मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं, कभी सुना है आभास होना। हमको ऐसा लगता है ऑरा वाले जैसे बोलते ना कि भूत नहीं है लेकिन फिर भी एहसास होता है, उस टाइप का नहीं, मैं हिंदी में मतलब सिखा रहा हूँ बस। आभास होना मतलब ऑरा मतलब उनको ऐसा फील हो जाता है पहले कि उनको माइग्रेन अटैक आने वाला है। यानी दो चीजें होती है। अब और अभी दो चीजों के साथ आता है, या तो ये होता है कि कुछ टाइम पहले आ जाए, कि 10 से 15 मिनट पहले आ जाए, किसी को आधे घंटे पहले आ जाता है, किसी को 1 घंटे पहले आ जाता है, किसी को कहो 1 मिनट पहले ही आता है। तो जिनको आधे घंटे पहले आता है वो तो बेचारे बच गए, वो तो अपनी, अब जैसे गाड़ी चला रहे हैं उनको माइग्रेन आने वाला है, तुरंत और आ गया, आप अपनी गाड़ी साइड में खड़ी कर लोगे, आराम करने लग जाओगे। अब जिनको कम से कम टाइम मिले उनके लिए बोलता हूँ। कुछ को ऐसा होता है कि और आया तुरंत माइग्रेन, उनके लिए कोई मतलब रहा नहीं। और आपको आप एकदम ऐसा अपना डिफेंस मैकेनिज्म में लेना सीखो, क्या कि हमको पता ही हमारे लिए साइन है कि हमको माइग्रेन आने वाला है। अगर हम इसको डिफेंस मैकेनिज्म में लेंगे तो हम बहुत अच्छे से इसको अभी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑरा में कोई डिफरेंशिएट टाइम पीरियड नहीं है कि सिर्फ कहो कि आधे घंटे पहले आए कि आधे 1 घंटे पहले आए, और ये भी गारंटी नहीं है कि अगर ऑरा आ गया तो उसके बाद माइग्रेन आएगा ही आएगा। तो इसमें सारी चीजें क्या है, कैसे चल रही है, रिचुअल बेस्ड, कोई चीज की कंफर्मेशन नहीं है। तो माइग्रेन विद ऑरा, और जरूर कभी कभी तो ऐसा देखा गया है जिनको माइग्रेन इक्विवेलेंट बोला गया है, माइग्रेन इक्विवेलेंट वर्ड दिया गया है, जिनमें ऑरा आता है लेकिन माइग्रेन नहीं आता। ऑरा क्या होता है, ऑरा का मतलब होता है आभास। जैसे कुछ लोगों को बहुत कॉमन
कॉमन फॉर्म होता है ओरा का, एक होता है विजुअल, एक होता है ऑडिबल। यानी विजुअल मतलब कुछ ना कुछ उन्हें अजीब सा दिखने लग जाएगा, ऑडिबल मतलब कुछ ना कुछ अजीब सा उन्हें सुनने, लेकिन सबसे कॉमन 90% कुछ ना कुछ विजुअल दिखने लग जाएगा। तो ऑरा या फिर वार्निंग ऑफ अ विजुअल, या कोई सेंसरी, आप सेंसरी मतलब कि कहीं नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन फील होने लगे, या मोटर मतलब पाल्पेशन, आपके हाथ पैर एबनॉर्मल यानी एकदम ऐसे बोले तो सिजर्स आने लग जाए, ये लेस कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन विजुअली होता है। ठीक है, टाइप फॉलोड बाय हेडेक, तो फॉलोड बाय हेडेक, और हमें पता है हेडेक कैसा होता है, थ्रॉम्बिंग होता है, यूनिलेटरल होता है, और सबसे बड़ी माइग्रेन की पहचान ये लाइट पे बहुत वर्स होता है, अगर ब्राइट लाइट पे। इसलिए इनको पेशेंट को जब भी माइग्रेन आता है हम इनको तुरंत डार्क, वो एकदम डार्क रूम में कर देते हैं, लाइटें कंप्लीट बंद करके उनको, क्योंकि लाइट जैसे ही पड़ती है तो इनको और ज्यादा बढ़ जाता है, स्लीप से ठीक हो जाता है। एसोसिएट होता है नोजिया से, और ओकेजनली वोमिटिंग आ जाती है। नोजिया का मतलब होता है कि अर्ज टू वॉमिट आती नहीं, ऐसा फील होता है कि वॉमिट आ रही है, मगर कभी कभी कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी हो जाती है। ठीक है, तो इससे हमें समझ आया। अब ऑरा कैसे कैसे होते हैं, हम विजुअल ऑरा की बातें करते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है जैसे फ्लैश लाइट चालू बंद हो रही है, फ्लैशिंग लाइट्स देखते ना, एकदम लाइट से फ्लैश होती है, एकदम व्हाइट लाइट है भी, बंद चालू, उनकी आंखों के सामने उन्हें ऐसे दिखेगा कि सामने लाइट बंद चालू हो रही है, फ्लैश हो रही है, उन लोगों को ऐसा नजर आता है अपनी आंखों के सामने। ठीक है, दूसरा नजर आता है जिग-जैग पैटर्न, इस तरीके से ऐसे पैटर्न उनको अपनी सामने लाइटिंग के दिखने लग जाते हैं, इस तरीके से जिग-जैग पैटर्न, इसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। अब 2 मार्क्स में फिर डेफिनेशन बन गई फोर्टिफिकेशन। तो ठीक है, इट इज अ विजुअल ऑरा, ठीक है, जो माइग्रेन से पहले या माइग्रेन में आता है, किस तरीके से दिखता है, तो इन द फॉर्मेशन ऑफ जेड, इस तरीके से लाइटिंग का उन्हें फॉर्मेशन दिखता है। ठीक है, माइग्रेन आने से पहले। सेंट्रलाइजिंग स्कोटोमा, सेंट्रल विजन, देखो ये बहुत बढ़िया चीज है, उनका विजन सेंट्रली रह जाता है। अभी आप देखो, आप अपने सामने देखो, तो आप सामने देखोगे तो आपको आसपास की सारी बगल की चीजें दिखाई दे रही है, यानी मोस्ट ऑफली अगर देखो तो आप एटलीस्ट 180 डिग्री के आस, 180 तो नहीं, उससे थोड़ा 150 डिग्री तो कवर कर ही लेते हो, कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो। अगर आप पहले सामने देख रहे हो फिर भी आपका लेटरल व्यू आप देख लेते हो। ऐसे लोगों में जिनको ये ऑरा की बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसा नहीं कि माइग्रेन में वो इनको ऐसा होता है, बोल रहा हूँ ऐसे ऑरा आते हैं, ये मत समझना कि जिनको माइग्रेन को ऐसे दिखता है, नहीं, फ्लैश लाइट ऑरा के फॉर्म में आ सकती है, जिग-जैग आ सकता है, या फिर जब वो सामने की तरफ देख रहे होते हैं तो उनको सिर्फ एक सेंटर्ड की चीज, यानी एक सेंट्रल विजन दिखता है, जैसे कोई सामने कोई जैसे सपोज अपन सेंट्रल विजन बोलते हैं ना, कि वो उसमें करो क्या बोलते हैं मेडिटेशन में बोलते हैं ना, कि कभी भी अपने सेंटर्ड पे ऐसा विजन करने की कोशिश करोगे, जैसे सेंटर्ड में दिख रहा, आसपास का सब दिखना बंद हो गया, उसी तरीके से उन्हें सेंट्रल विजन दिखता है और उनका जो आसपास का विजुअल फील्ड है वो कंप्लीटली चला जाता है। और इसके लिए कौन सा लोब रिस्पॉन्सिबल रहता है, इसके लिए ऑसिपिटल लोब रिस्पॉन्सिबल रहता है। क्यों? क्योंकि ऑसिपिटल लोब के ही अंदर आपका विजुअल कॉर्टेक्स होता है, जो विजुअल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो डिस्टर्ब हो जाता है, इस वजह से आपको ये सारे ऑरा दिखने लग जाते हैं विजुअल वाले। ठीक है, तो ये माइग्रेन विदोग्राम है, ये सारे ऑरा हमें याद रखने हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका रिकरेंट हेडेक होता है, कंटिन्यूअसली आता जाता, क्योंकि तभी हम पढ़ के आए थे थ्रॉम्बिंग में हमने बस्ट की फॉर्म में इसीलिए बोला था कि रिकरेंट है, जैसे कोई आता जाता जैसे मार रहा ना। इसका टाइम पीरियड 2 to 48 आवर्स की जगह 72 आवर्स लिख के आए। ठीक है, 2 से 3 दिन तक ये चल सकता है। एंड रेयरली अकरिंग मोर फ्रिक्वेंटली देन ट्वाइस, बहुत ही कम होता है कि एक वीक में 2 बार आ जाए। मैंने आपको अभी एक वर्ड बताया था कि अगर ऑरा आ जाए और माइग्रेन ना हो तो उसे बोलते हैं माइग्रेन इक्विवेलेंट। ठीक है, अब 3 टाइप के आपके माइग्रेन होते हैं, बिल्कुल अभी एक सिंपल बता देता हूं, बिल्कुल हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, 3 टाइप के, पहला होता है बेसिलर, दूसरा होता है हेमिप्लेजिक, और तीसरा होता है रेटाइनल। ठीक है, रेटिनल, 2 तो नाम। अब पहला वेसिलर यानी बेस, ये बिल्कुल सारे माइग्रेन का बेस है, यानी इसमें सारे सिम्टम्स डाल दो, बेसिलर यानी बेस। ठीक है, इसमें सारे सिम्टम्स आएंगे, और ये सबसे होने वाला कॉमन मोस्ट यही है माइग्रेन। ठीक है, सारे सिम्टम डाल दो जितने आपके दिमाग में आए, और हेमिप्लेजिक और रेटिनल भी उनके नाम पर ही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कैरेक्टराइज्ड बाय बाइलेटरल विजुअल सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, दोनों आंखों में बाइलेटरल विजुअल सिम्टम्स दिखेंगे, जो हम बात कर चुके हैं अभी, और ऑरा वाली बात है ना, वो 3 दिन पढ़े थे, अभी पढ़े ना, जिग जैग वाला, फ्लैशिंग लाइट वाला, ये सब है ना। अनस्टेडीनेस का मतलब होता है अनईजी, अच्छा फील नहीं लगेगा। डिसआर्थरिया होगा, डिसआर्थरिया होता है डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, कुछ बोलने में उन्हें तकलीफ होगी। वर्टिगो यानी चक्कर आना,
दो वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक होता है पेरिस्थीशिया और एक होता है पैरालिसिस, और एक वर्ड और होता है पैरालिसिस। ठीक है, इन तीनों वर्ड में डिफरेंस करना सीखो, बहुत जरूरी है। जब भी थीसिस मतलब वर्ड हो इज ओनली डिफाइंड फॉर द सेंसरी स्टिमुलेशन, मतलब पेशेंट को नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन आ रहे हैं फॉर सेंसरी इनपुट। पैरालिसिस फॉर मोटर इनपुट, कि पेशेंट में वीकनेस फील हो रही है, मसल वीकनेस, पैरालिसिस। और पैरालिसिस तो समझते हो कंप्लीटली मोटर लॉस हो जाए तब पैरालिसिस बोलते हैं आप उसे। ठीक है, स्ट्रोक के पेशेंट्स में आप देखते हैं कंप्लीटली मोटर लॉस। तो तीन वर्ड याद रखना है, पैरास्थेशिया फॉर द सेंसरी स्टिमुलेशन, पैरालिसिस फॉर द मोटर स्टिमुलेशन ओनली फॉर वीकनेस ऑफ द व्हाट दैट पर्टिकुलर डेड मसल, एंड फाइनली पैरालिसिस फॉर द कंप्लीट लॉस ऑफ द मसल फंक्शन। ठीक है, वहां पर उसे तब आप पैरालिसिस कहते हैं। पैरालिसिस और पैरालिसिस में लोग बहुत कंफ्यूज, पैरास्थेशिया तो याद रखते हैं, पैरालिसिस और पैरालिसिस में कंफ्यूज होते हैं। पैरालिसिस मतलब सिर्फ वीकनेस होता है, जनरली यंगर वुमेन, और हम बात कर चुके हैं यंगर गर्ल अफेक्ट इसमें दिखती है। सेकंड वन हेमीप्लेजिक है। हेमीप्लेजिक यानी वन साइड ऑफ द बॉडी के, यानी यूनिलेटरल। इसमें सबसे बड़ा साइन दिखता है कि पेशेंट की एक साइड की बॉडी पैरालिसिस में चली जाती है। अब आपको याद आ रहा हो, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रोक। स्ट्रोक में दो टाइप के स्ट्रोक होते हैं। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। मतलब क्या, जो आपका सेरिब्रम, आपका ब्रेन है, ब्रेन पे कुछ आर्टरी सप्लाई कर रही है, क्या सप्लाई कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है, ब्लड में क्या सप्लाई कर रही है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, उससे वो अपना फंक्शन कर रहे हैं। अब ब्लड रुक जाए यानी ऑक्सीजन रुक गया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो वो पार्ट आपका ब्रेन का क्या हो जाएगा, विदाउट ऑक्सीजन इंफाक्ट हो जाएगा, फिर आपको स्ट्रोक अटैक आ जाता है। दो वजह से आ सकता है कि जो आर्टरी उसको सप्लाई कर रही है, या तो वो आर्टरी में कोई थ्रोम्बस, कोलेस्ट्रॉल या कुछ भी क्लॉट बन जाए, तो ये जो ब्लड जा रहा था अब ये नहीं जा पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, तो पर्टिकुलर वाले पार्ट के लिए ऑक्सीजन खत्म हो गई। या दूसरा होता है हाई ब्लड प्रेशर, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो आर्टरी जा रही है, छोटी छोटी आर्टरी, वो रप्चर हो जाए, फट जाए। तो अब वो आर्टरी अगर फट गई आर्टरी, तो सारा खून यहीं पर रह जाएगा, यानी यहाँ पर ब्लड क्लॉट बन जाएगा और आगे वाले पार्ट पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो ये स्ट्रोक होता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। आगे अच्छे से समझाऊंगा, अभी सिर्फ एक जनरल आइडिया दे रहा हूं क्योंकि आगे नाम आ रहा है। इस्चेमिक स्ट्रोक, इसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, इस्चेमिक स्ट्रोक में एक सब टाइप और होता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक, TIA। इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें पूरी ब्लड वेसल नहीं रुकती, कोई छोटा सा क्लॉट अगर इतना पड़ जाए, यानी ब्लड फ्लो है वो इतने में तो निकल जाता है, यानी पेशेंट को सिम्टम्स नजर आएंगे मगर वो पैरालिसिस नहीं होता, सिर्फ थोड़े माइल्ड सिम्टम आते हैं, उसको समझ आ जाता है कि अटैक पड़ने वाला है, वो तुरंत डॉक्टर पर भाग जाता है, डॉक्टर उसको ठीक कर देता है। ठीक है, तो इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रोक, लेकिन उसमें पेशेंट ठीक हो जाता है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, तो उसमें पेशेंट ठीक हो जाता है, उसमें ऐसा नहीं कि वो पैरालिसिस में पहुंच गया। तो कैरेक्टराइज्ड बाय एन ऑरा ऑफ यूनिलैटरल पैरालिसिस, हेमीप्लेजिया, यानी वन साइड ऑफ द, और स्ट्रोक में भी जनरली वन साइड ऑफ द बॉडी की पैरालिसिस होती है। क्यों होती है, क्योंकि ब्रेन के एक पार्ट को ही ऑक्सीजन रुकती है ना, तो एक साइड की ही बॉडी जाती है विद अनयूजुअल, और ये कुछ समय तक परसिस्ट होता है और ठीक हो जाता है माइग्रेन वाले लोगों में। लेकिन हम उनको क्या समझ आ रहे हैं, पेशेंट हमको लगता है एक साइड की बॉडी पैरालिसिस हो गई, मतलब पेशेंट को क्या पड़ गया, स्ट्रोक पड़ गया, लेकिन फिर वो ठीक हो जाती है। तो हम इसको, इसके लिए डॉक्टर इसको ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, इसलिए मैं इस्चेमिक नहीं बोल रहा हूँ, मैं ट्रांजिएंट बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना क्या कि ठीक हो जाए, तो इसको ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक से बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, तो याद रखना है। लेकिन इसमें एक दो दिन के लिए आप कुछ का अपन पढ़ चुके हैं, 2 से कुछ का 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 2 घंटे में ठीक हो जाए, एक साइड की बॉडी पूरी पैरालिसिस हो जाती है, लेस कॉमन है ये। रेटाइनल यानी एक आंख का विजन कंप्लीटली चला जाता है, मगर वो रिवर्सेबल होता है। माइग्रेन की सारी चीजें रिवर्सेबल होती है, वापस बैक टू नॉर्मल हो जाती है। तो रेटाइनल क्या नाम में ही लिखा है, हेमीप्लेजिक नाम से समझ गए, बेसिलर यानी बेस, सब कुछ आ गया। ठीक है, रेटाइनल यानी रेटिना, आंख चली जाती है, एक आंख चली जाती है, यूनिलेटरल, ध्यान रखना है, मगर वो रिवर्सेबल होती है। माइग्रेन विदाउट ऑरा, इसमें ऑरा नहीं होता है। हेडेक है सिमिलर फीचर बट इज हेडेक है सिमिलर इनका बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे माइग्रेन विद ऑरा के साथ होता है, माइग्रेन विदाउट ऑरा में भी हेडेक सिमिलर ही होता है। मगर सबसे बड़ी चीज, जिनको विदाउट ऑरा आता है उनको पुअरली लोकलाइज्ड होता है, क्योंकि माइग्रेन का हेडेक लोकलाइज्ड होता है, एक जगह पे होता है। लेकिन कभी टेंशन वाला हेडेक देखा है, वो कभी भी एक जगह पे नहीं होता, वो डिफ्यूज्ड होता है, पूरे सर में होता है टेंशन वाला हेडेक। आजकल हम लोग तो समझते ही हैं, थोड़े 10 मिनट भी पढ़ लो, 10 मिनट भी वीडियो अटेंड कर लो, लेक्चर अटेंड कर लो, टेंशन हेडेक होने लग जाता है, पूरे सर में होने लग जाता है ना। तो वो टेंशन हेडेक की तरह से हम उसको कंफ्यूज करते हैं कि हम समझते हैं चाहे टेंशन हेडेक है, मगर वो टेंशन हेडेक नहीं, माइग्रेन होता है। इसलिए मैंने बार बार कह रहा हूँ, इसलिए इसको बहुत कंफ्यूज करा जाता है। ठीक है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसके सिम्टम्स पे ही काम समझते हैं।
प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, ये बहुत बड़ा वर्ड है, इसको याद करना अभी से सीख लो। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स मतलब दोस फैक्टर विच एग्रीवेट्स दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर या डिसीज। या माइग्रेन की बात कर रहे हैं तो ऐसे फैक्टर जो माइग्रेन को बढ़ा दे। हमेशा आप इसमें भी समझ रहे होंगे, कोरोना के पेशेंट में भी बहुत बार बोलते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स फॉर पोस्ट कोविड, बोलते हैं ना कि ये सब करना, अगर आपने कहीं जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं अगर उनको आपने कर लिया तो पोस्ट कोविड फेज में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आजकल ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, हार्ट अटैक, इवन एक 22 ईयर्स के लड़के को पहली बार हार्ट अटैक आ गया है। 22 साल के लड़के को, 22 ईयर्स के लड़के को हार्ट अटैक, सोच सकते हो, इमेजिन भी हो रहा है, लेकिन वो आ चुका है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या, डाइटरी में देखे अल्कोहल, देखो अल्कोहल स्मोक सब जगह लगा दो, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज हो अल्कोहल स्मोक उसको बढ़ाएगी बढ़ाएगी, क्यों बढ़ाएगी ये पता नहीं है। माइग्रेन में बाकी सब मैं बता दूंगा, अगर कोई सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है तो मैं बता दूंगा तो स्मोक माइग्रेन में क्यों बढ़ाती है, अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। ठीक है, अल्कोहल क्यों बढ़ाती है, रिसर्च चल रही है, मगर बढ़ा देती है। चॉकलेट, चीज, ये सब अगर जिन पेशेंट को माइग्रेन है उनको ये कभी मत खिलवाओ, नहीं तो मैंने बहुत देखा है उनको सर दर्द होता है, कुछ भी होता है, बोलते हैं बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चॉकलेट खा लो और आपका ठीक हो जाएगा। अभी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी दिया था डॉक्टर हर्षवर्धन राठौर जो हमारे स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने क्या बोला कि डार्क चॉकलेट खाने से डिप्रेशन दूर हो जाता है। सबने उनसे पूछ लिया क्यों हो जाता है, कहाँ ऐसी रिसर्च है, कोई रिसर्च नहीं है। ठीक है, हार्मोनल क्या होता है ये हम भी मानते हैं डार्क चॉकलेट खाने से, मगर रिसर्च में कुछ भी नहीं है, ऐसा मानते हैं कि हो जाती है। हार्मोनल क्या, वो ये इवेंचुअली सबसे ज्यादा ये गर्ल्स में यही रीजन होता है कि हार्मोनल की वजह से, क्यों, क्योंकि एक तो यंगर एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाली होती है, प्लस आजकल की क्या है, हम दो चीजें बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। हम क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिले करने के लिए, हम जो लोग जानते हैं जैसे पीरियड्स आने वाले होते हैं तो उससे पहले टेबलेट खा लेते हैं तो डिले हो जाती है 3-4 दिन के लिए, तो जो ऐसी मेडिसिन लेते हैं वो माइग्रेन बहुत कॉज कर देती है। प्लस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव तो हम फॉर डिले ऑफ प्रेगनेंसी, इन सब ऐसी टेबलेट, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का एब्नॉर्मल अमाउंट होता है, वो हमारी बॉडी में माइग्रेन को एसोसिएट करा देता है। स्ट्रेस हुआ, फिजिकल फैटिग हुआ, स्ट्रेस समझते हो, फिजिकल फैटिग यानी थकावट, एक्सरसाइज, अब आपके माइंड में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है, क्या एक्सरसाइज माइग्रेन कॉज करता है, हैवी एक्सरसाइज माइग्रेन कॉज करता है, आप में हम में नहीं, जिनको माइग्रेन होता है उनको। ये आप चॉकलेट खा सकते हो, आप चीज खा सकते हो, अल्कोहल का नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हार्मोनल में जिन लोगों को माइग्रेन है तो उन सबको ये प्री मेंस्ट्रुअल ऐसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स और प्री मेंस्ट्रुअल रुकने वाली अल्कोहल, चॉकलेट, चीज और ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्यों, वो उसके माइग्रेन को बढ़ा देता है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का मतलब ये नहीं होता कि उसको कॉज करा देता है, नहीं, प्रेसिपिटेटिंग का फैक्टर है कि पर्टिकुलर डिसीज डिसऑर्डर ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस उसको वो एग्रीवेट करा देगा, मतलब बढ़ा देगा। तो एक्सरसाइज, उनको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, हैवी एक्सरसाइज करोगे तो फिजिकल फटीग होगे, फिजिकल फटीग होगे तो माइग्रेन होने के चांसेस होते हैं। स्लीप डेप्रीवेशन होता है, स्लीप में स्लीप लॉस, एबनॉर्मल स्लीप, ठीक है, और माइनर कोई हेड ट्रॉमा हो जाए तो भी ये सारे रीजंस हैं जो माइग्रेन को बढ़ा देते हैं। डायग्नोस कोई नहीं, क्लिनिकल हिस्ट्री लो, बस ऑकेजनल पॉजिटिव हिस्ट्री पूछो, परिवार में कोई प्रेजेंट है तो बोल दो हाँ हो सकता है। ट्रेवल सिकनेस और माइग्रेन वेरिएंट से भी अपन देख लेते हैं, ट्रेवल सिकनेस से बहुत ज्यादा देख लेते हैं, कुछ लोग इधर उधर से ट्रेवल करके आते हैं तो उन लोगों में भी ये देखा गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा, जो लोग बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार ट्रेवल करके आ गया और माइग्रेन हो गया, जो कंटिन्यूअसली ट्रेवल करते हैं तो उन लोगों में भी देखा गया है कि माइग्रेन मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। डायग्नोस, ये फिर बहुत बड़ी अगेन चीज आ गई, आर्टिकल वेस्कुलर मार्फॉर्मेशन, ये मैं पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पे जाके देखो। पार्शियल एपिलेप्सी यानी सीजर्स आना, ये डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है कि हम इसमें और माइग्रेन में कंफ्यूज कर जाते हैं। माइग्रेन हुआ होता है हम समझते हैं एपिलेप्सी आ रही, क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ऑरा में एक हमने मोटर वाला भी पढ़ा था, तो सीजर्स आते हैं हमको लगता है पेशेंट को एपिलेप्सी आ रही, एपिलेप्सी नहीं आ रही, वो माइग्रेन है, तो डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। TIA यानी ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, ठीक है, इसको मैं कंप्लीटली पूरा अभी पीछे समझा चुका हूँ। हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाना, अब ऑक्सीजन की कमी होगी तो आप समझते हो सारी चीजें ना, वीकनेस आएगी और सब वर्टिगो वगैरह ये सब आना भी, तो इससे भी हम कंफ्यूज्ड करते हैं। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया तो ग्लूकोज की कमी होगा ना। मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा आपका एक ही काम है कि आइडेंटिफाई करो, प्लस जो आपके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है। देखो एक बात याद रखना, 99% लोगों को पता होता है कि उनके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या है, 99% लोगों को। एक मेरा फ्रेंड था जिसको साउंड से होता था, अगर थोड़ी भी तेज आवाज कर दो तो इतना भयंकर हो जाता, वो इवन हेडफोन्स भी नहीं लगा सकता था, कुछ भी नहीं,
तो जिनको माइग्रेन होता है, मैंने देखा है वो 99% लोग को पता होता है, अच्छा मेरे ये प्रेसिपिटेटिव फैक्टर्स हैं। चाहे आपको ऑरा आता हो या ना आता हो, आपको अपने प्रेसिपिटेटिव फैक्टर्स जरूर पता होते हैं कि इस वजह से मेरा माइग्रेन हो जाता है, आप उनसे बच के रहिए, ठीक है। क्योंकि माइग्रेन एक दो बार तो आता है, ये कितनी बार आता है, और वो समझ जाते हैं कि ये चीज हमारी माइग्रेन को ट्रिगर कर देती है। तो प्रेसिपिटेटिव फैक्टर मतलब ट्रिगर्ड पॉइंट से बच के रहिए। एक्यूट अटैक्स आ रहे हैं तो देखो मेडिसिन, फिर मैंने बोला जिस चीज का रीजन नहीं उसका डायग्नोस नहीं, उसका ट्रीटमेंट नहीं। ट्रीटमेंट किस पे काम करोगे? सिम्टम्स पे। सिंपल एनाल्जेसिक दो, एक एग्जांपल एस्पिरिन एक्यूट अटैक्स में, ठीक है। क्या पेन किलर्स दिए जाते हैं, बस कुछ नहीं, वो क्या पेन कम कर देते हैं। एस्पिरिन के साथ साथ एक टैबलेट और दे देते हैं कौन सी? मेटोक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड ये क्या टैबलेट होती है? ये कुछ नहीं करती, ये एनाल्जेसिक का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको स्लो करा देती है। उससे क्या होगा कि एस्पिरिन वैसे सिर्फ 2-3 घंटे तक काम करेगा, मगर अगर इसके साथ लोगे तो फिर एस्पिरिन कम से कम 7-8 घंटे तक काम करता है। उसका जो एब्जॉर्प्शन की रेट है उसको स्लो करा देता है, जिसकी वजह से वो एक लॉन्ग समय तक काम कर सके। और अगर वॉमिटिंग प्रेजेंट है, मैंने कहा ना सिम्टम पे वॉमिटिंग प्रेजेंट है, तो एंटी एमिटिक ड्रग दो। एंटी एमिटिक ड्रग क्या होते हैं? वो ड्रग होते हैं जो वॉमिटिंग और नोजिया को कम करते हैं। नाम सुने होंगे, डोम्पिड्रोन, डोम्पिड्रोन है ना। और क्या होता है? ट्रोक्लोरोपेराजाइन, पैराजाइन, ये सारे ड्रग है जो आपको हेल्प करते हैं। एक बहुत बड़ा ड्रग है ट्रिप्टेन आता है आजकल, ट्रिप्टेन थेरेपी बहुत चल रहा है, ट्रिप्टेन थेरेपी। देखो अब आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको कहा था मैं माइग्रेन में आपको एंड में एक बताऊंगा। आजकल की रिसर्च में ये पता चल रहा है कि जो सबसे, अभी नहीं मतलब कुछ टाइम पहले हो चुकी है, जो सबसे बड़ा कॉज है माइग्रेन का वो हमारे ब्रेन में जो वेसल्स हैं उनका एबनॉर्मल मैकेनिकल चेंजेस है। एबनॉर्मल यानी माइग्रेन वाज कंबाइंड टू बी वेस्कुलर डिसऑर्डर। याद करो लाइन को, क्या कि माइग्रेन वाज कंबाइंड टू बी वेस्कुलर डिसऑर्डर। क्या? थ्रॉम्बिंग, पल्सेटिंग, है ना, ऑफ द हेडेक इज कॉज्ड बाय मैकेनिकल चेंजेस इन वेसल्स। मैकेनिकल चेंजेस के इसलिए आपको जो पाल्पेशन फील होता था, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इस वजह से। आजकल ये बहुत रिसर्च में देखा गया है, थोड़ी पुरानी रिसर्च है, उसी से टैबलेट्स अब आगे चल रही है। देखा गया कि मैकेनिकल डिसएडवांटेज यानी मैकेनिकल चेंजेस की वजह से किसमें? ब्लड वेसल्स में, चाहे आर्टरी हो चाहे वेन्स हो, उनके अंदर जो ब्लड का एबनॉर्मल फ्लो है उसमें देखा गया। और जनरली ये देखा गया है कि हाई ब्लड फ्लो, जो हाई ब्लड, क्योंकि माइग्रेन के टाइम पे ब्लड फ्लो है, जो ब्लड वेसल्स है जो ब्रेन की, वो हाई, उनके अंदर ब्लड फ्लो बहुत तेज हो जाता है। तो हम ऐसा कर देते हैं कि हम ऐसी टैबलेट दे देते हैं जो उन ब्लड फ्लो, जो क्या उन वेसल्स को डायलेट कर दे। अगेन यूट्यूब पे जाना, फार्मा के अंदर एक जो मैंने चैप्टर पढ़ा है, ड्रग्स रेगुलेट, वो क्या, ड्रग्स कंट्रोल मॉडिफाइंग ब्लड प्रेशर, ड्रग्स मॉडिफाइंग ब्लड प्रेशर, उसमें जाना, उसमें पूरा ये पूरा ट्रिप्टिन वाला मैंने समझाया है। इसमें मैं ये बता दे रहा हूँ कि ट्रिप्टिन देते हैं, मगर ये काम कैसे करती है ब्लड प्रेशर में, क्योंकि ब्लड प्रेशर में भी क्या करते हैं, जो हमारी आर्टरी है, अब एक चीज बताओ मुझे, खुद समझदार हो, ये आपकी वेसल्स, इसके अंदर से ब्लड स्पीड में बह रहा है। अब मैं क्या करूं, मैं इस ब्लड, इसका वेसल्स का साइज बड़ा कर दूं, डायलेट कर दूं। अब जो ब्लड फ्लो पहले बह रहा था अब उसको ज्यादा जगह मिल जाएगी, तो ऑटोमेटिक उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, यानी ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है। अब ये कैसे प्रॉपर और होता है वो वहां जाके आप समझेंगे। तो ये सब ट्रिप्टिन वगैरह क्या है, ब्रेन में जो आपकी वेसल्स होती है उनको डायलेट कर देती हैं, जिससे क्या है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, आपसे कोई भी पूछे, आजकल ये इसमें सब नहीं लिखा है, मैंने आपको सब अलग से समझाया है, और ये आपकी लेटेस्ट रिसर्च है, याद रखना है। सोमाट्रिप्टिन सिलेक्टिव 5-HT, और 5-HT एक तरीके का सिलेक्टिव वो होता है, ड्रग होता है एगोनिस्ट 5-HT के अंदर 1B 1D ऐसे कर करके आते हैं, ये वाला होता है सोमाट्रिप्टिन 5-HT 1B, 5-HT 1B के होता है एगोनिस्ट, जो क्या करता है, डिवर डायलेशन करा देता है एक्स्ट्रा क्रेनियल वेसल्स में, ठीक है। ये ओरली दिया जाता है, सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, इवन नेजल स्प्रे की फॉर्म में भी दिया जाता है। और ये ट्रिप्टिन मेथड मोस्ट कॉमन मेथड है आज की डेट में माइग्रेन पे। आप देखना जिनको माइग्रेन है उनको ये जरूर दी जाएंगी ट्रिप्टिन मेथड। जो आपकी एर्गोटामाइन है ये भी यही है, ये भी यही काम करती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कराना, ठीक है। और ये भी मिथाइल पैटिसोनोल भी, ठीक है। ये सब हमारे क्या हुआ, इसके ट्रीटमेंट पे हमने पढ़े। मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट ही लिखा था, इसलिए मैनेजमेंट वर्ड हमने इसमें डाला, ट्रीटमेंट नहीं है। प्रोपोलैक्सिस में कुछ मेडिसिन दी जाती है। प्रोपोलैक्सिस उनके लिए दी जाती है जिनको बार-बार अटैक्स आते हैं, जिनको बार-बार अटैक आते हैं तो उनको प्रोपोलैक्सिस दी जाती है। प्रोपोलैक्सिस का मतलब क्या होता है, प्रोपोलैक्सिस का मतलब होता है कि पहले ही कोरोना की वैक्सीन लगवाने गए हो, क्या बोलते हैं हमको कि क्या पैरासिटामोल पहले ही खा लेना फीवर आने से पहले, हमको तो बोला था। तो इसका मतलब क्या होता है, तो कुछ लोग है प्रोपोलैक्सिस, जैसे डायबिटीज वाले हमेशा हाई बीपी की मेडिसिन खाते हैं,
बाद में समझाऊंगा, बहुत बड़ी मैकेनिज्म है, ठीक है, जब डायबिटीज पढ़ाऊंगा प्रॉपर। क्यों खाते हैं आगे बताऊंगा, वो भी प्रोफिलैक्सिस में खाते हैं। क्यों? क्योंकि डायबिटीज में बीपी बढ़नी ही बढ़नी होती है, कंपल्सरी मैकेनिज्म में बीपी बढ़ती है। ग्लूकोज क्या ब्लड को एकदम थिक कर देता है, उसकी वजह से बीपी गिर जाती है, तो बॉडी को उस वजह से अपनी बीपी बढ़ानी पड़ती है जानबूझ के। और जब बॉडी उसकी बीपी बढ़ाती है तो एबनॉर्मल ज्यादा बढ़ा देती है, तो ज्यादा ना बढ़ जाए बॉडी की बीपी, इस वजह से टेल मी सर्टेन की 10 mg में, 10 mg, बहुत से लोग को 5 mg या 7.25 mg में टैबलेट्स पर डे एक सुबह खाने को दे देते हैं, बोले खाते रहो, जिससे क्या है बॉडी की एबनॉर्मल मैकेनिज्म ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बीपी वालों में हाई बीपी और डायबिटीज वालों में हाई बीपी तो रहना ही है, ठीक है। तो प्रोफिलैक्स क्या पहले से बचाव की फॉर्म में, जिन लोगों को एक्यूट और सीवियर अटैक आने वाले होते हैं और कंट आपको पता है कि इनको हर वीक में आते हैं, तो उनको दो। और ये सब भी क्या है, बीपी की मेडिसिन है। बीपी वाला चैप्टर जो मैंने फार्मा में आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बिल्कुल उसको एक बार पढ़ना, ठीक है। उसमें है यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, ड्रग्स मॉडिफाइंग बीपी करके, ठीक है। पीजोटेफिन, प्रोपेनॉल, ये सब क्या बीपी की मेडिसिन है। कैल्शियम एंटागोनिस्ट, ये सब आपकी ब्लड वेसल्स पे काम करती हैं। एक एंटी डिप्रेसेंट भी दे देते हैं, ठीक है, एमिट्रिप्टिलिन, ठीक है। इसको समझना है तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ये भी ड्रग का मैंने पूरा समझाया, उसकी भी वीडियो डाली है, ठीक है, अगर समझना है अच्छे से कि वो कैसे काम करते हैं। और एक्यूट में देखो, अब हमेशा एक चीज याद रखना, जो ड्रग एकदम फास्ट काम करती है कि अब कोई भी किसी को एकदम सडन अटैक आए, जो ड्रग हमेशा फास्ट काम करती है वो हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, वो हमेशा छोटे समय के लिए काम करेगी, और जो समय टाइम लगा के करेगी, धीरे धीरे करेगी, वो लंबे समय के लिए करती है। नियम होता है, अब कोई भी एकदम बहुत मेहनत कर दो, बहुत मेहनत कर लो तो आप थोड़े समय के लिए कर पाओगे, लेकिन कम मेहनत करो, धीरे धीरे करो तो एक लंबे समय के लिए कर पाओगे। इसलिए जब भी पढ़ो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मगर लंबे समय के लिए पढ़ो। एकदम पढ़ने मत बैठो कि आज ही हम 10 चैप्टर खत्म कर देंगे। 10 चैप्टर भले 2 दिन में खत्म करो, मगर डेली पढ़ो, वरना एक दिन में 10 चैप्टर खत्म करके 4 दिन फिर पढ़ाई छोड़ देते हो। तो जो फास्ट ऑनसेट मेडिसिन है वो हमेशा शॉर्ट, सब की सब ट्रिप्टिन मेथड, सब ट्रिप्टिन्स पे चलती है। फिर मैंने बताया ना ट्रिप्टिन्स, सब नाम याद कर लो, सब क्या आगे ट्रिप्टिन लगाना है। अभी पीछे भी पढ़ाए थे, सुमाट्रिप्टिन पढ़ा था, सुमाट्रिप्टिन, रिजाट्रिप्टिन, जोमिट्रिप्टिन, एल्मोट्रिप्टिन, इलीट्रिप्टिन, नाम ट्रिप्टिन सब में आगे के याद ये आपको करने हैं, ठीक है। ये सब बीपी वाली मेडिसिन है। स्लो ऑनसेट और लॉन्ग ड्यूरेशन जो छोटे में चलती है, नोराट्रिप्टिन, फ्लोवाट्रिप्टिन, ठीक है, इनको आपको याद करना है। अब हमारा है टेंशन टाइप हेडेक। अब इनको हम छोटे छोटे में ही समझेंगे। टेंशन टाइप हेडेक इज द मोस्ट कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ हेडेक, मोस्ट कॉमनेस्ट, हम सबको होता है, थोड़ा भी पढ़ लो तुरंत होने लग जाता है। एक्सपीरियंस बाई 70% मेल है और ये भी 90% फीमेल में है। टेंशन टाइप और माइग्रेन हमने क्या फीमेल में ज्यादा देखा, मगर क्लस्टर वाला मेल में ज्यादा देखेंगे, ठीक है। ये कैसा होता है, डिफ्यूज्ड होता है, पूरे में होता है। आप इसको तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पूरे में होता है, डल होता है, डल मतलब क्या, इंटेंसिटी कम होती है, इतना भयंकर नहीं होता, मगर एक्टिंग होता है, एक्टिंग मतलब लंबे समय तक चलता है, कम होता है मगर लंबे समय तक, ठीक है। बैंड लाइक हेडेक होता है, बैंड लाइक हेडेक मतलब कैसे, इस तरीके से, ये आपका हेडेक है, ये आपका हेड है, इस तरीके से बैंड की फॉर्म में, पूरे सर में होगा, पूरे सर में, एक तरफ से लेके पूरे, एक ईयर से लेके दूसरे ईयर को टच कर लो ऊपर तक, ऐसे पूरे हेड में पेन फील होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी आपने एक चीज नोटिस करी है, जब आप किसी चीज से डर गए हो, डर रहे हो किसी भी चीज से, तो आपने अपनी मसल्स को क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि रिलैक्स करते हो, अपने आप को आप एकदम ऐसे कोशिश करते हो, या भाई हमारी हमेशा, हमारी नहीं, ये नेचर की है कि जब भी इंसान डरता है ना, या कुछ भी होता है, या फीवर भी आए या कोई भी तकलीफ हो, ऐसा लगता है वो उसके लिए खतरनाक है। अगर ये खत्म हो जाए तो फिर भले आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम इसलिए लग रहा है, हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए है, पूरी लाइफ लॉन्गिविटी के लिए, अभी के लिए टॉपिक नहीं है, ठीक है। कभी एक चीज फील करिए, बहुत अच्छे से फील करी होगी, कभी आपको चाहे फीवर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हमारी जीन्स में है। क्या है कि हम जब भी डरे, फीवर हो, कुछ भी, हम अपने आप को क्या सिकुड़ना मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करता है कि हम किसी चीज में घुस जाए, छोटे हो जाए। और कभी फील करिए जब आप कंप्लीटली रिलैक्स हो, तो आप अपने आप को फैलाने की कोशिश करते हो। जब भी एकदम कहीं पहाड़ पे जा रहे हो, ऐसा कोई गाना सुनते हो, कहता है कंप्लीटली रिलैक्स का मतलब क्या होता है, क्या रिलैक्स हो रहा है, कभी सोचा है? बोलता है मैं आज बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। रिलैक्स का मतलब क्या होता है, कभी दिमाग लगाया? रिलैक्स का मतलब होता है मसल्स रिलैक्स, मसल रिलैक्स कर जाती है। जब भी आप थोड़ी भी डर हो, टेंशन हो, कुछ भी हो, मसल आपकी तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। और जब आप बोलते हैं ना रिलैक्स हो रहा हूँ, तो रिलैक्स का वहां मतलब होता है कि मसल रिलैक्स करे, फील करके देखो। जब भी सर दर्द होगा ना, तो आपका सर की सारी मसलें और जो फेस है वो खिंच रही है, अभी
अगर आपको अभी आपको हेडेक हो रहा है या कभी भी हुआ है तो आपको, या फिर आपको फीवर या फिर आपको डर लगा है कभी भी, तो आपने कहा आप अपने आप को सारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट खींचने की कोशिश करते हो। हेडेक में भी वो होता है, आप अपनी सारी मसल्स की खींचते हो, फेस की सब जगह की मसल, ना चाह के भी आपकी आपकी जो हेड है, जो फ्रंटल लोब है आपका, जो आपका माथा बोलते हैं हिंदी में, वहां पर लाइनिंग आ जाती है। बोलते हैं ना कि लाइन है मतलब ये टेंशन लाइन है, वो क्यों आती है? क्योंकि आपने अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ होता है, इस वजह से। और जब आप अपने आप को रिलैक्स छोड़ते हो, यानी मसल्स को रिलैक्स करते हो, तब आपको अच्छा फील होता है। तो इसी तरीके से सेम हम इसे आगे चल के हेडेक में समझेंगे। डिफ्यूज होता है, डल एक बैंड लाइक हेडेक होता है, वर्स ऑन टचिंग द स्कैल्प। क्यों? क्योंकि मसल्स इतनी कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी होती है, जब आप उनको टच करते हो तो और दर्द फील होता है। और किससे एग्रीवेट होता है? नॉइस, कोई चिल्लाए वैसे ही गुस्सा दिए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या है? टेंशन हेडेक आपको कब, बाकी माइग्रेन का कोई टाइम नहीं होता, क्लस्टर का नहीं होता, इसका एक टाइम होता है मोस्ट कॉमन 90%। बताऊं कब? शाम को। अब आप क्यों? क्योंकि टेंशन हेडेक जब पूरे सुबह उठते हो ना तो फ्रेश उठते हो, पूरे दिन की टेंशन आपको शाम को फील होती है, अरे थक गए, इतना काम करा, इतना लोड करा, सब कुछ करा। इसलिए आप सबसे ज्यादा अपने आप को रिलैक्स कब करना चाहते हो पूरे दिन में? शाम के समय पे। आप चाहते हो कि शाम के टाइम इवनिंग में कहीं निकल जाए, टेंशन फ्री हो जाए, रिलैक्स करें। मतलब क्या? मसल्स को रिलैक्स करें। पूरे दिन पे मसल्स इतना काम कर चुकी होती है कि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, समझ रहे हो? तो इस वजह से आपको टेंशन होने लग जाता है। तो एसोसिएट विद टेंशन बट नो अदर फिजिकल, कोई फिजिकल सिम्टम्स नहीं होते, बस यही सिम्टम्स मिलते हैं। अटैक जनरली क्रोनिक और एपिसोडिक भी हो सकता है, लेकिन जनरली एक्यूट ही रहता है। डिप्रेशन हमेशा मिलेगा 100%, क्योंकि टेंशन है। और ये अब जो हम में आप में होता है, पता है, ये टेंशन हेडेक नहीं है, ये तो एक कर लिया छोड़ दिया। टेंशन हेडेक का मतलब होता है कि लंबे समय तक चले, लंबे समय तक, जिनको अच्छा खासा डिप्रेशन रहता है, जो जॉब कर लगे हैं लंबे समय से जीवन में किसी ना किसी संघर्ष में, तो उनमें होता है। आपको थोड़ा बहुत, हमको तो जिंदगी में थोड़ी बहुत टेंशन तो हर किसी को होती है, उसको टेंशन हेडेक के अंदर हम नहीं डालते, वो नॉर्मल हेडेक है, वैसे ही करके ठीक हो जाता है। ड्यूरेशन उसकी हम कितनी पढ़ के आए थे? 2 to 70 आवर्स इसकी होती है, कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक। और इसकी फ्रीक्वेंसी इनफ्रीक्वेंट है, कोई गारंटी नहीं है कि डेली होने लग जाए। भैया जो लोग नौकरी वोकरी जिनका मन नहीं कर रहा, जिनको डेली पढ़ना है, पढ़ने मन नहीं है, ऐसे काम कर रहे हैं जिनको डेली करना पड़ रहा है, तो उनको डेली होगा। तो जिनको कोई तकलीफ नहीं है तो उनको कभी नहीं हो। और सबसे ज्यादा कब देखा गया? एंड ऑफ द डे पे देखा गया, क्योंकि दिन भर की थकान हमें शाम के टाइम पे ही महसूस होती है। मैकेनिज्म क्या है? मस्कुलर ड्यू टू परसिस्ट कॉन्ट्रैक्शन, सारी अभी मैं बता चुका हूं, पूरी आपको जीन मैकेनिज्म सब समझाया मैंने। क्यों मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन तो होता है, क्यों होता है आप खुद समझ चुके हो, खुद पे कभी फील करके देखना, अभी भी फील करके देखो। जनरली आप अपने जब अपने आपको एकदम म्यूजिक सुनते हो, रिलैक्स फील करते हो, अपने हाथ पैर खोल लेते हो। और जब भी सर दर्द बुखार उबर आए तो अपने आप हाथ पैर अपने एकदम कंप्लीटली आर्म का फ्लेक्शन कर लोगे, फोर आर्म का भी फ्लेक्शन करके सब अपने पास खींचने की कोशिश करोगे, अपने आप को बंद करने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में जाते हो। क्लिंचिंग टीथ मतलब ई करते हैं ना, दो दांतों पे दांत रखे ई करते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि फेशियल मसल खिंच रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो एकदम फेशियल मसल खिंच जाएंगे, तो एक के ऊपर एक टीथ रखे वो क्लिंच करके अपन तो एकदम गुस्सा आती है, तो वो क्लिंचिंग टीथ होता है। ठीक है, उस समय भी क्या मसल्स खिंचती है। हेड पोस्चर लाइनिंग बन जाती है हेड लाइनिंग मैंने अभी बताई। फ्रोइंग ऑफ ब्रो आईब्रो, फ्रोइंग ऑफ ब्रो मतलब होता है जो आपकी आईब्रो ना ऊपर की तरफ उठ जाती है। कभी भी देखना, कभी भी गुस्सा करना या कभी भी कुछ भी करना, अपनी आईब्रो देखना ऑटोमेटिक ऊपर उठने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि मसल्स खींच रही है ऊपर की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसलिए फेस के स्ट्रक्चर्स उठने लग जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, बस एक फंडा याद रखो, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, बाकी सब उससे रिलेटेड लिखाओ। ट्रीटमेंट क्या लिखोगे? अटेम्प्ट टू रिड्यूस साइकोलॉजी, भैया जिसकी वजह से हो रहा है उसे ठीक करो। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, डिप्रेशन, उसकी वजह से ठीक करो। एनाल्जेसिक का ओवर यूज करना पड़ेगा, है ना, वो पेन किलर्स वगैरह लो। और क्या करोगे? एमिट्रिप्टिन एंड अदर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन लो, बीटा ब्लॉकर्स लो, और यही सारे डिप्रेशन वाली मेडिसिन वगैरह भी इसकी चलती है। यही सब हमारा टेंशन हेडेक होता है। क्लस्टर हेडेक क्लस्टर का हेडेक क्या होता है? क्लस्टर हेडेक बहुत अजीब टाइप का हेडेक होता है, बहुत अजीब। क्लस्टर हेडेक जनरली मिडिल एज में मिलता है और मेन में ज्यादा कॉमन होता है फीमेल के कंपेयर में। ये हेडेक प्रॉपर यूनिलेटरल होता है। माइग्रेन 70% यूनिलेटरल, टेंशन बाइलेटरल, क्लस्टर हेडेक प्रॉपर यूनिलेटरल हेडेक होता है। और ये 10 मिनट से लेके 2 घंटे तक चलता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा आपकी दिखता है आंखों पर, एक आई पर। एक आई की ऑर्बिट में इतना पेन होता है, उसका सबसे बड़ा सिम्टम बताऊं क्या दिखेगा? कंटिन्यूअस आंसू निकलेंगे, लैक्रिमेशन होगा, खतरनाक लैक्रिमेशन होगा। आंख है जो जिस आंख में हो रहा है ना वो एकदम भयंकर लाल पड़ जाएगी। और ये सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है, ये मैंने भी फील करी है, इसलिए बता रहा हूँ।
आंख एकदम एक साइड की जिसमें हो रहा है भयंकर लाल पड़ जाएगी, इतना दर्द होगा ऐसा लगेगा कि कोई आंख बाहर निकाल ले। ऑर्बिट में पेन होता है भयंकर, ऐसा तो आंख में कुछ घुसेड़ दिया हो। एक आंख में होता है अराउंड वन आई एसोसिएट विद कंजक्टिवल इंजेक्शन का मतलब होता है रेडनेस, लैक्रिमेशन का होता है आंसू निकलना, राइनोरिया का मतलब होता है नोज कंजेशन। ऐसे करते हो जब आप रो तो कभी भी नोज बाहर निकलते तो राइनोरिया, वो ऑल टाइम यही करेंगे, ऐसा लगेगा कि उनकी बार बार नोज नीचे निकले। ये सबसे ज्यादा होता है डिप्रेशन हो, या फिर सबसे ज्यादा ये देखा गया है कि एबनॉर्मल मेडिसिन, कोई भी ऐसी हम मेडिसिन लेते हैं ना वो ये बहुत ट्रिगर कर देती है। डिप्रेशन वाली मेडिसिन होती है या और भी कई मेडिसिन वगैरह होती है वो उसको ट्रक कर देती है, मगर प्रॉपर कॉज अननोन, नहीं पता। मगर ऐसा देखा गया है जो कुछ मेडिसिन हैं जो उसको ट्रिगर कर देती है, और उन कुछ मेडिसिन में भी अगर हम मोस्ट कॉमन बोल रहे हैं तो डिप्रेशन और ये साइकोटिक मेडिसिन होती हैं वो ये कॉज कर देती हैं। कब कॉज करती है? जब उन मेडिसिन को आप छोड़ दो तो। इसलिए आपने देखा होगा जो ऐसे लोग होंगे जो ऐसे डिप्रेशन की मेडिसिन और ये सब छोड़ते हैं, उनमें थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। ठीक है, द एपिसोड्स अकर बिटवीन वंस एंड मेनी टाइम्स। इसमें एक बहुत अच्छी चीज है, कहो तो हफ्ते में एक बार आए, कहो तो फिर 2-3 साल आए ही नहीं, कहो तो जिंदगी भर ना आए, कहो तो एक दिन में 10 बार आ जाए, कोई एपिसोड की समय सीमा नहीं है। क्लस्टर हेडेक की कुछ भी तय नहीं है, मगर इतना तय है कि यूनिलेटरल होगा। ठीक है, ये सिम्टम याद रख रहे हैं, एक आई में होगा, कंजक्टिवल रेडनेस होगा, लैक्रिमेशन होगा, राइनोरिया दिखेगा, भयंकर होगा एक तरफ। ठीक है, एक दिन में 2 बार भी आ सकता है, क्यों एक दिन में, क्यों हफ्ते में एक बार, महीने में, क्यों एक बार आ गया फिर कभी ना आए, तो कोई समय सीमा नहीं है। ऑफ्टन वेकन, और ये सबसे ज्यादा अकेला ऐसे हेडेक है जो रात में सोते टाइम आपको जगा देता है। बाकी सब सोने पे, माइग्रेन सोने पे ठीक हुआ वो ठीक हुआ, ये उल्टा सोने में उठा देता है। सो रहे होगे तो एकदम रात में जगा देगा, इतना खतरनाक पेन होता है। इसको भी अल्कोहल बढ़ा देता है। कॉज अननोन है, मगर ऐसा देखा गया है कि ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए तो वो क्लस्टर हेडेक कॉज करा देता है। इसमें लिखा नहीं है, बता रहा हूं, याद रखना है। ठीक है, कोई कॉज अननोन है, हाइपोथैलेमस में एबनॉर्मलिटी करा दे तो हो जाता है, प्लस फैमिली हिस्ट्री हो या मैंने आपको कुछ ड्रग बता ही दिए। सबसे बड़ी चीज माइग्रेन में ट्रिगर पॉइंट थे, टेंशन हेडेक में ट्रिगर पॉइंट थे, इसमें कोई ट्रिगर पॉइंट होता है नहीं, हो गया तो हो गया। मैंने बोला ना इसमें कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं होता, कोई ट्रिगर नहीं, कहो अभी बैठे बैठे होने लग जाए, कोई ट्रिगर पॉइंट की जरूरत नहीं है, नो ट्रिगर पॉइंट, याद रखना ये चीज है। ठीक है, तो इसमें कोई ट्रिगर पॉइंट आपका नहीं होता। ये हमारा क्लस्टर हेडेक था। एक सिंपल सा डिफरेंशिएट देख लेते हैं हम इनके बीच में। इसको याद रखना है। अब देखो ये आप खुद ही बताओगे। माइग्रेन में पेन कैसा होता था? थ्रॉम्बिंग, मॉडरेट टू सीवियर, वॉर्स ऑन एक्सैगरेशन, अगर कोई लाइट वाइट पड़ जाए और ये साउंड तो बढ़ता था। टेंशन का कैसा? प्रेशर, एकदम ऐसा एकदम प्रेशर जैसा फील होता था, टाइट नेट, वैक्सेस एट वेन, जैसे कोई चीजें खिंच रही हो, छोटी हो रही हो, खिंच रही, इस तरीके का। क्लस्टर में अब्रप्ट ऑनसेट है, कोई पता नहीं है कितना हो रहा है, डीप होगा, कंटिन्यूस होगा और एक्सप्लोसिव, जैसे कोई चीज फट गई हो। मैंने बोला ना एक आंख में ऐसे लगता है जैसे कुछ ही ने पता नहीं कुछ घुसेड़ दिया हो, आंख ऐसा लगता है कि आंख बाहर निकाल लो, इतना एक्सप्लोसिव पेन होता है एक आंख में। एक आपके यूनिलेटरल साइड होता है एक आंख में। जैसे ही खत्म हो फटाफट आ जाना है ना एंड में, क्योंकि फिर आपके डाउट्स भी पूछने हैं। एसोसिएट सिम्टम्स क्या रहेंगे? इसमें ऑरा होता है। फोटोफोनिया मतलब क्या? लाइट वाला फोटोफोनिया है ना, फोबिया रहता है लाइट का, ऐसे लोगों में लाइट का आपका फोबिया मिलेगा, लाइट और साउंड से, और इसमें ऑरा मिलता है। इसमें क्या बोला था कि माइग्रेन में आपका कोई भी माइग्रेन में ऑरा वगैरह और इस सबसे रहता है, हेडेक में, टेंशन हेडेक में कुछ नहीं रहता। क्लस्टर में आपका टीयरिंग था, कंजेशन था, नोज कंजेशन, राइनोरिया, पैलर पड़ना, स्वेटिंग वगैरह ये सब होना, स्वेटिंग, ये सब सिम्टम्स जनरली किसी ना किसी ड्रग के विड्रॉल के होते हैं, पता है। ये सारे सिम्टम्स जिस पेशेंट का ड्रग विड्रॉ या अल्कोहल विड्रॉ कराओ ये सब दिखेंगे उसमें, तो ऐसे सिम्टम्स उनमें नजर आते हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या? 60 to 70% यूनिट थी। ठीक है, यूनिलेटरल, कुछ परसेंट में बाइलेटरल भी देखा गया। ये प्योर बाइलेटरल था, ये प्योर यूनिलेटरल था। ड्यूरेशन इसका 4 to 72 आवर्स, इसका वेरिएबल कर रहा था क्योंकि कोई समय सीमा तय नहीं थी। इसका अपन कितना पढ़ रहे थे? 0.5 से 3 बार, क्यों एक दिन में बहुत बार आ जाए, तो अब एक बार आ जाए तो फिर सालों तक ना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। प्लस क्या देखा हमने? पेशेंट अपीयरेंस में पेशेंट को कब अच्छा लगता है? अगर पेशेंट को डार्क रूम में रखो,
किसमें, माइग्रेन में, और यंगर फीमेल में ज्यादा मिल रहा था ये पेशेंट को क्या रिमेन्स एक्टिव और प्रेफर्स टू रहे, या तो उनको आराम करने को बोलो या फिर और की टेंशन हेडेक में अपन ये बोलते हैं डार्क रूम में चले जाओ, टेंशन रूम में क्या बोलते हैं भैया कोई गाना सुन लो अच्छा सा, है ना, मूड फ्रेश कर लो, घूमाओ इधर उधर। माइग्रेन वालों को बोलो गाना सुन लो और बढ़ जाएगा। तो उनको डार्क रूम में एकदम आ जाएगा, कुछ मत करो, इन लोगों को एक्टिव करने की कोशिश करो। डिप्रेशन की वजह से मूड खराब है, अब रात में सब कुछ खराब है, उन्हें बोलो सो जाओ, तो वो तो बोलेंगे अरे वो तो हम डेली सोते हैं, उसमें क्या है। दस लोग तो बोलते हैं क्या हमारा क्या मन होता है, चलो रिलैक्स करने कहीं बाहर घूमने चलो, कुछ खाने पीने चलते हैं, है ना, कहीं पब में, भैया साउंड लाइटिंग, इन्हें कोई फर्क, टेंशन है ये रिमेन्स एक्टिव, इसकी कोई ना, अभी क्योंकि आप इसको सोने पे बोलोगे क्या, ये तो सोने पे उल्टा और हो जाता था, तो इसका रिमेन्स एक्टिव, ये अपने समय पे खत्म होगा, कोई गारंटी नहीं। ऐसे पेशेंट इन लोग को सावर और स्मोकिंग वगैरह और ये सब नहीं करनी चाहिए, उससे बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आज आपको ओवरऑल कंप्लीटली पूरा हेडेक और माइग्रेन में, माइग्रेन पूरा क्लस्टर, हेडेक और टेंशन कंप्लीटली एक चीज पढ़ाई। ओवरऑल याद रखना है, एग्जाम में मार्किंग लाने वाला टॉपिक तो है ही है, मगर ये हमारी पूरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको बिल्कुल हमने ध्यान से और ढंग से चीजों करके कंप्लीटली समझा। ठीक है, अब आप में से जिसके भी डाउट है बता दो, और यूट्यूब पे जो देखेंगे उनके जो भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आप में से जिसके भी डाउट है वो बता दो। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेस लेक्चर।